नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में लोकसभा के नतीजे सामने आने के बाद पिछली बार की 12 के मुकाबले 8 पर सिमटने के बाद अब बीजेपी नए रास्ते की तलाश में है, जहां आदिवासियों और दलित वोटरों के साथ ही नाराज सवर्ण को लेकर भी मामला आधार में लटका है। जिस तरह से बीजेपी की रणनीति सीता सोरेन से लेकर गीता कोड़ा तक झारखंड की जनता को रास नहीं आई, साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तक को झारखंड की आदिवासी जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में अब ये देखना होगा कि बीजेपी झारखंड में किस वर्ग को प्राथमिकता देकर आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाती है। साथ ही साथ एनडीए की बात करें तो जिस तरह से झारखंड में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, उसके आधार पर दिल्ली में कितनी प्राथमिकता एनडीए को मिलती है और किस रणनीति के साथ झारखंड के अगले नेताओं को दिल्ली में जगह मिलती है, ये भी विचार करने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ बड़ी चिंता का विषय यह है कि अगर आदिवासी, दलित और सवर्ण को लेकर साधने का काम बीजेपी के द्वारा नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का क्या होगा और किस रणनीति पर होगी चर्चा। तो आज हम इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 14 में से 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि कांग्रेस और जेएमएम ने 5 सीटें जीती। यानी झारखंड में मोदी का मैजिक आदिवासी समुदाय को रास नहीं आया। तभी तो बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी जमी हुई सीट पर कब्जा भी नहीं कर पाए। बीजेपी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव का रण की भी तैयारी कर रही थी, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। लिहाजा बीजेपी के नेताओं में जीत का जश्न तो है, लेकिन जोश हाई नहीं है। बीजेपी को 2019 के मुकाबले 14 सीटों पर 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसकी वजह बीजेपी झारखंड में आदिवासी मूलवासी वोटरों को साधने में नाकाम रही, ऐसा बताया जा रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 5 आरक्षित सीटों पर कब्जा जमा लिया। आलम ये रहा कि आदिवासी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झामुमो से आई सीता सोरेन, कांग्रेस से आई गीता कोड़ा चुनावी मैदान में उतरी और फिर भी विफल रही। इतना ही नहीं, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी आदिवासी वोटरों के मुरीद नहीं हो पाए। अब क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने के लिए रणनीति तय करने का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगी? बीजेपी के पास अभी भी आदिवासी समाज से कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बीजेपी की हार का असर केंद्रीय मंत्रिमंडल पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में अब सबकी निगाहें मोदी मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि आने वाले 6 महीनों में झारखंड में 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी आला कमान के लिए झारखंड को लेकर फैसला करना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो जिस तरह से लोकसभा के नतीजे आने के बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अब नए रास्तों की तलाश कर रही है, नई रणनीति पर काम करने की बात कर रही है। कैसी होगी वो रणनीति और कैसे किया जाएगा डैमेज कंट्रोल, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय मैं करा देती हूँ। अशोक बड़ाई जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। शमशेर आलम जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजय पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल अशोक बड़ाई जी, जिस तरह से झारखंड को लेकर परफॉर्मेंस पर बात हो रही है, पिछली बार की सीटों के मुकाबले इस बार काफी नुकसान झेलना पड़ा है और इसकी बड़ी वजह आदिवासियों का आपके साथ ना आना बताया जा रहा है। क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते? बिल्कुल नहीं। देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जिस तरह से अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ते हैं तो हार होती है, जीत होती है। हाँ, हम लोग झारखंड के 5 सीटों पे हम लोग को नुकसान हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदिवासी हमसे नाराज है। आप देखेंगे कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आदिवासी के जितने कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस मना करके जितने जनजातीय महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया, 75 सालों में पहली बार किसी आदिवासी समाज की बेटी को देश के राष्ट्रपति पद में बैठाने का काम किया, और वनाधिकार कानून के तहत कई आदिवासी समाजों को सैकड़ों की हजारों की संख्या में वन अधिकार कानून के तहत उनको पट्टा देने का काम किया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जितने आदिवासी समाज के लिए जितने
कल्याणकारी योजना से लेके उनके मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने से लेके कई ऐसे उनको पीएम जनधन योजना कार्यक्रम के माध्यम से उनके लिए कई ऐसे 25,000 करोड़ का जो सौगात देना हो, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में आदिवासी के लिए काफी कुछ किया है। लेकिन जिस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि हाँ हमको झारखंड में नुकसान हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि देश के आदिवासी हम मेरे खिलाफ में है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़, बगल के राज्य छत्तीसगढ़ है, उसमें 4 सीट ट्राइबल सीट है, 11 सीट है टोटल वहां पर, उसमें 4 सीट ट्राइबल है। वो चारों सीट हम लोगों ने जीतने का काम किया है। बगल के राज्य उड़ीसा है, उड़ीसा के सभी ट्राइबल सीट हम लोगों ने जीतने का काम किया है। और इस देश का सबसे बड़ा ट्राइबल स्टेट मध्य प्रदेश, उससे हम लोगों ने 5 ट्राइबल सीट है, 29 सीटों में 5 ट्राइबल नहीं, ठीक है, अलग, हाँ, मध्य प्रदेश की आप बात करें, उड़ीसा की बात करें, वो ठीक है, लेकिन झारखंड की सीटों की अगर बात की जाए तो झारखंड में जिस तरह से दुमका की बात करें, दुमका में आप पिछली बार सीट शिबू सोरेन से छीनने में सफल हुए थे, और इस बार सीता सोरेन को आप जिस रणनीति के तहत मैदान में लेकर आए, जनता को वो रास नहीं आए। कल्पना सोरेन एक तरफ सफलता की कहीं ना कहीं सीढ़ी चढ़ती जा रही है, और जिस तरह का अप्रत्याशित नतीजे उनके नेतृत्व में मिले हैं, और ऐसे में इधर सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा है। जाहिर सी बात है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ जेएमएम की बात की जाए तो आपकी अपेक्षा आदिवासी उनकी तरफ ज्यादा गए हैं। देखिए ऐसा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। देखिए शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए झारखंड में सिटिंग सीएम थे, और उन्होंने तमाड़, झारखंड के तमाड़ विधानसभा जो ट्राइबल सीट है, उसकी रिजर्व सीट है, वहां से उन्होंने हारने का काम किया था। फिर हेमंत सोरेन जी 2014 में मुख्यमंत्री रहते हुए वो दुमका से चुनाव हारने का काम किया था। पिछले 2019 के चुनाव में शिबू सोरेन जी खुद लोकसभा चुनाव, लेकिन इस बार आपके केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। प्रियंका जी, मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आदिवासी आपसे नाराज है। अगर शिबू सोरेन इतने बड़े नेता है, सीएम रहते हुए चुनाव हार जाते हैं, हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि बड़े से बड़े महारथी भी चुनावी जो लड़ाई होती है उसमें कोई जीतता है, कोई हारता है। आज 5 सीटों में हम लोगों ने चुनाव हारा है ट्राइबल सीट में, इसका मतलब ये नहीं कि हमको आदिवासी समाज का वोट नहीं मिला है। देखिए झारखंड ट्राइबल बहुल इलाका है, ट्राइबल बहुल स्टेट है, इसमें सिर्फ 5 ट्राइबल स्टेट की बात नहीं किया जा सकता है, इसमें पूरे के पूरे 14 लोकसभा सीट की बात किया जा सकता है। यानी झारखंड के ट्राइबल हर लोकसभा सीट में कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग स्थिति में, अच्छी संख्या में है। तो वहां 9 की 9 सीट बीजेपी ने जीतने का काम किया है, तो उसमें ऐसा नहीं कि आदिवासी समाज ने बीजेपी को वोट करने का काम नहीं किया। हाँ, नहीं तो फिर क्या वजह रही? आप अगर इस बात को वजह नहीं मानते हैं तो आप किसे वजह मानते हैं? नहीं देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि चुनावी इस लोकतंत्र के महापर्व में बड़े बड़े महारथी भी चुनाव हार जाते हैं। कई ऐसे बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ हम, अच्छा, उसके पीछे का कारण शमशेर जी आपको बता देंगे। जी अशोक जी, आती हूँ मैं आपके पास। शमशेर आलम जी, क्या लगता है आपको? 10 साल से देश के माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलाबाजी झारखंड में किए। बहुत बड़े आदिवासी नेता इनके बाबूलाल मरांडी जी, जो प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के हुए, उनको जेवीएम का विलय कर करके उनको यहाँ का भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। और बड़ी बड़ी बातें देश के प्रधानमंत्री झारखंड के आदिवासियों के लिए करते हैं। ये जल जंगल जमीन मूल रूप से आदिवासियों का है, और ये जल जंगल जमीन इनके देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी को सौंप दिए थे। उसके बाद जब एक आदिवासी नेता, झारखंड के नेता मुख्यमंत्री बने, नहीं, लेकिन शमशेर आलम जी आदिवासियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से झारखंड के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, कहीं ना कहीं जेएमएम को जिस तरह की सीटें मिली हैं, ऐसे में आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन के नेतृत्व ने झारखंड में कमाल दिखाया है और उसका फायदा महागठबंधन को भी मिला है। पे आ रहा हूं, जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने, विकास की और झारखंड को ले जा रहा है, आदिवासियों को मजबूत कर रहा है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री। सिर्फ जुमलेबाजी भाजपा के लोग करते हैं, आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करते हैं, मगर उनको हक और अधिकार देते नहीं। अडानी और अंबानी को हक और अधिकार देते जाते हैं। अच्छा,
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत ही विकास की और झारखंड को लेकर के जा रहा था। आपने देखा होगा कि किस तरह ईडी और सीबीआई जब इनके पाले में हेमंत सोरेन जी नहीं आए तो कैन प्रक्रिया। अरे ठीक है, उस मुद्दे पर नहीं आते हैं शमशेर आलम जी। अभी कोर्ट से भी बात कर रहा हूँ ना, इसी पे बात कर रहा हूँ ना कि जब इनके पेट में दर्द होने लगा, जब हेमंत सोरेन इनके पाले में नहीं गया तो ईडी और सीबीआई से चलिए मैं आती हूँ संजय पांडे जी के पास। संजय पांडे जी आदिवासियों में आक्रोश है। हाँ, आदिवासियों में आक्रोश है कि हमारे नेता को जेल में डाल दिया गया। अच्छा इनको भुगतना पड़ा। ठीक है संजय पांडे जी क्या लगता है आपको, झारखंड के जो नतीजे सामने आए हैं क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि एक तरफ तो विधानसभा का चुनाव कुछ ही समय बाद मुहाने पर खड़ा है और दूसरी तरफ जिस तरह के नतीजे आए हैं, राजधानी दिल्ली में एक तरफ सरकार बनाने की कवायद चल रही है, प्रधानमंत्री को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। किस तरह से देखते हैं झारखंड के नेतृत्व को लेकर, झारखंड से जीतने वाले सांसदों को लेकर अब दिल्ली में किस तरह जगह मिलेगी? देखिए, हम जहां तक झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में निश्चित रूप से बीजेपी को चुनौती मिलती हुई दिख रही है। उसका जो प्रमुख कारण आप अगर पूरे एनालिसिस करेंगे तो बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल गांधी जी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं के, और इन्होंने काफी मेहनत भी की, कई जगह घूमे भी, मतलब जो था चुनाव में। बावजूद जो चुनाव परिणाम सामने आया है तो जिस क्षेत्र में तो वहां पर खतरे की घंटी है और इनको जो है कहीं ना कहीं चिंतन मनन अपने आप में करने की आवश्यकता महसूस हुई है। इसलिए कि विधानसभा का चुनाव है और सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए खूंटी सिंहभूम क्षेत्र में जिस तरीके से काफी मेहनत की थी, उसके बावजूद भी अब जहां तक खूंटी की बात है, खूंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मत का भी हार आप देखेंगे तो ये क्या है, उससे चिंतन का विषय है। ये निश्चित रूप से बाबूलाल जी के लिए आने वाले समय और चुनौतियां, ठीक है, बीजेपी को सीट मिले हैं, इसमें कहीं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो आप देखेंगे जो मतों का ये है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और चुनौतियां बढ़ गई है और बीजेपी में मंथन भी शुरू हो गया कि आपके साथ हमें क्या की और क्यों, मतलब बाबूलाल जी के रहते हुए आखिर ऐसा क्यों हुआ? दिल्ली की सरकार में अब झारखंड का क्या रोल रहेगा? क्योंकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारी संख्या में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हारी हैं, लेकिन झारखंड को आप कैसे देख पा रहे हैं? किस तरह का नेतृत्व मिलेगा, किस तरह की प्राथमिकता मिलेगी? देखिए, इसमें निश्चित रूप से विशेषकर भी जो झारखंड का केंद्र बना है तो ये मंथन ऊपर भी हो ही रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं झारखंड में मुख्य फोकस किया गया था और उसके बावजूद भी जो परिणाम मिलने चाहिए अपेक्षित, तो वो फिलहाल इस चुनाव में मिलता हुआ दिखा नहीं। तो निश्चित रूप से कुछ सिनेरियो, कुछ चेंजिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जहां तक झारखंड की राजनीतिक बात है, अभी तो फिलहाल बहुत उच्चाता देखने पड़ेंगे, लेकिन बेसिकली चूंकि अभी झारखंड में सारे राजनीतिक दलों का खूब फोकस होगा, विशेषकर बीजेपी बहुत ज्यादा मुख्य फोकस करने जा रही है। वो चिंतन मंथन दिल्ली से कराची में शुरू है और आने वाले दिन मुझे लगता है कि निश्चित झारखंड में एक व्यापक परिवर्तन की संभावना दिखने लगी। अशोक बड़ाइक जी, व्यापक परिवर्तन की संभावना संजय पांडे जी यहाँ पर बता रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? दूसरी बात ये दिल्ली को लेकर खासतौर से, क्योंकि सरकार का गठन अब होना है, प्रधानमंत्री एक बार फिर से शपथ लेंगे, क्या लगता है आपको झारखंड से कौन आगे बढ़ सकता है और किसको मिल सकता है मंत्री पद? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है, लेकिन हाँ, हर बार झारखंड को मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है तो मुझे लगता है कि हम लोग से अनुमान लगा सकते हैं, बाकी तो केंद्रीय नेतृत्व उसका निर्णय लेंगे। देखिए, अभी जो बातें आ रही थी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व लोगों ने अस्वीकार कर दिया बेरोजगारी, हेमंत जी को जेल भेजना, तो जब इतने मुद्दा था हेमंत जी को जेल भेजना, तो ये झारखंड की 9 सीट बीजेपी और एनडीए के खाते में कैसे चले गए? और कांग्रेस के मेरे साथी से पूछेंगे, 5 सीट जीत लेने से बहुत ज्यादा पहाड़ से धसा लिए, ऐसा कोई नहीं रहा। हम लोगों ने जितना पिछले बार 12 सीट था, हम लोग उससे कम होकर 3 कम हुआ है, 9 से आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को झारखंड की जनता ने नकारा है। हमने कई ऐसे सीटों पर आपको पटकनी दी है, आपने कई जगह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभा हुई है,
वहां पर हम लोगों ने पटकने दिया। खड़गे साहब की जहां जहां सभा हुई है वहां हमने कांग्रेस। अरे लेकिन अशोक बड़ाई जी ये भी तो देखिए ना, 10 साल आपकी सरकार चलने के बाद आपके सांसद 12 से 9 हो गए और उनके 2 से 5 हो गए, तो किसकी घटोतरी हुई है, किसकी बढ़ोतरी हुई है, ये तो आकलन करेंगे ना आप। आपके चैनल का नाम है इंडिया वॉइस, भारत की आवाज। तो हम अगर देश का, क्योंकि देश का चुनाव था, आप एक राज्य के किसी का नेतृत्व उंगली नहीं उठा सकते हैं। बगल के उड़ीसा में हम लोगों ने 100% परफॉर्म किया। अरे अशोक बड़ाई जी 3 सीटें अगर आपने गंवाई हैं तो आपके सांसदों को भी तो नकारा है ना जनता ने। मैं तो बोल रहा हूँ कि देखिए ये देश का चुनाव था, मुद्दे देश के होती है। हाँ, हम लोगों ने 5 सीट यहाँ, झारखंड में 12 सीट बीजेपी एनडीए के पास थी, 3 सीट ही कम हुए हैं। लेकिन जरा इन लोगों से पूछिए कि ये बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला कहावत कांग्रेस अपने में ले रही है, और आप 100 का आंकड़ा भी आप अरे अशोक बड़ाई जी वो तो इसलिए खुश हो रहे हैं कि आगे विधानसभा का चुनाव भी तो है। आप ही कहते हैं कि एक चुनाव दूसरे चुनाव की कहीं ना कहीं ट्रेलर होता है, और ऐसे में ट्रेलर अगर लोकसभा का होगा तो आप समझ सकते हैं आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की पिक्चर कैसी आ सकती है। देखिए तो अपने कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथियों को मैं बता दूं कि इससे पहले भी 2014 में जब हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, बहुत अच्छी थी, कांग्रेस उसको सहयोग दे रही थी। 2014 में हम लोगों ने लोकसभा जीता और झारखंड में सरकार भी बनाया। तो ये मुबालसे में नहीं रहे कि एक चुनाव के बाद में आप अपना प्रेडिक्शन कर एनालिसिस कर लिए कि आप झारखंड में भी सत्ता में आएंगे। शमशेर आलम जी जवाब दीजिएगा। अभी जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में सीट युद्ध शुरू होने वाली है, कल्पना सोरेन जी जीत गई है, एक हेमंत उनको मुख्यमंत्री बनाने की आती है, शमशेर सोरेन जी मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, या 5 साल में 3 मुख्यमंत्री मैडम आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा ये लोग अपना गृह युद्ध को शमशेर आलम जी जवाब दीजिएगा। मेरे साथी ये कह रहे हैं कि बगल में हम छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, पूरी देश की बात कीजिए ना। आपके नेता बोल रहे थे कि 400 पार कहाँ 400 पार। आप तो 294 प्लस की बात कर रहे थे। 2 बैसाखी लेने के लिए आप मजबूर हैं। एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू। नहीं तो आपको जानकारी जनता ने आम आदमी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन आप उसको भी साइड करके बोल रहे कि ये इंडिया लाइन के साथी है। बंगाल में तो टीएमसी आपके साथ गठबंधन में नहीं थी, पंजाब में आम आदमी पार्टी आपके साथ गठबंधन में नहीं थी, केरल में आपके साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके साथ गठबंधन में नहीं थी। तो आप कैसे बोल रहे कि वो इंडिया लाइन के साथी है? देखिए ये भ्रम फैलाते हैं मैडम ये लोग। आम आदमी पार्टी हटा दीजिए और इस मंदिर के नाम पर आप वोट मांग रहे थे। इसी अयोध्या की नागरिकों ने, अयोध्या की जनता ने आपको फटकार लगा करके दिखला दी। झूठ है, झूठा है, सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। जिस बाइक के नाम पर आप राजनीति करते हैं, जिस कंपनी से चंदा लेकर सरकार गए, उस पर आपको सवाल नहीं करो, उस पर नहीं करो, महंगाई पर बात नहीं करो, बस बात करोगे जुमलाबाजी का। राहुल गांधी जी के संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, और आने वाले जनता ने मैंडेट दिया है और मैंडेट दिया है सबसे। आने वाले विधानसभा में आपको भ्रम फैलाने वाले लोगों को देश की जनता में आपको बैठाने का काम किया कि विपक्ष में आप भ्रम फैलाने वाली जनता ने आपको दिखला दिया है। जो आप 400 पार की बात कर रहे थे, हाँ देश की जनता ठीक है अशोक बड़ाई जी, ठीक है अशोक बड़ाई जी, ठीक है आप ही कह रहे हैं कि ठीक है मात्र 3 सीटें आपने गंवाई हैं, लेकिन जिस तरह से वोट प्रतिशत आया है, हालांकि उसका आकलन अभी आने वाले समय में और ज्यादा साफ हो जाएगा, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि आदिवासियों का वोट आपके खाते में कम गया है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या आपको लगता है कि वोट कुछ कम हुआ है या नहीं? कौन बोला? ये कौन लोग बताए? ये तो वही वाली बातें होगी जो इंडिया लाइन के साथ भ्रम फैलाते हैं। आप बताइए झारखंड में 28% ट्राइबल रहते हैं, यहाँ पर 28% मतदाता है, तो क्या सिर्फ 5 ट्राइबल सीट में ही ट्राइबल रहते हैं? क्या ट्राइबल सीट में सामान्य श्रेणी के लोग नहीं रहते हैं, नॉन ट्राइबल लोग नहीं रहते हैं? तो आपको लगता है कि आपको भरपूर वोट मिला आदिवासी? मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, मैं प्रियंका जी मैं आपको बता रहा हूँ, संथाल परगना में वोट डाल जिसको हम लोगों ने जीतने का काम किया है, वो भी उसमें भी ट्राइबल वोटर्स है, वो पूरी की पूरी ट्राइबल वोट हमको देने का काम किया जो निशिकांत दुबे जी जीते हैं। आप बगल में आ जाइए, चतरा में भोकर ट्राइबल है,
जब पूरी की पूरी लातेहार और चतरा में उनकी बहुत बड़ी आबादी है शेरवार भक्ता की, वो ट्राइबल हम लोग को वोट देने का काम किया है। तो फिर जहां जहां आपने सीटें गंवाई है उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं अशोक बड़ाई जी? देखिए, हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैडम आंकड़ा का खेल होता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, उसमें हम लोग पिछड़े हैं। दुमका में मात्र 22,000 से हम लोग पीछे रह गए। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग, हाँ, आंकड़ा में होता है, हार जीत होता है, तो एक वोट से जीतता है, हारता है। 5 सीट ट्राइबल सीट हम लोग लूज किए, इसको मैं स्वीकार करता हूँ अपने चैनल में। लेकिन आदिवासी 100% इंडिया लाइन से वोट दिए, मैं ये सिरे से खारिज करता हूँ। अगर आदिवासी इतने ही नाराज होते तो देश भर में सबसे ज्यादा आदिवासी सीट को जीतने का काम किया है, तो वो बीजेपी में टोटल पार्टी है जो सबसे ज्यादा ट्राइबल सीट देश में लेके आए हैं। और उसमें कई स्टेट में तो कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला है ट्राइबल सीट में। मैं तो उदाहरण देकर बता रहा हूँ। शमशेर आलम जी, स्टेट को आप एक स्टेट का आप एनालिसिस कर लेंगे कि एक स्टेट से ट्राइबल वोट नहीं थे, झारखंड के भी ट्राइबल बीजेपी को वोट किए हैं और देश के ट्राइबल में बीजेपी को वोट किए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वो पीछे रह गए और झारखंड में हमने 5 सीट हारने का काम किया, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। अच्छा, शमशेर आलम जी, अशोक बड़ाई जी कह रहे हैं कि आदिवासियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल आप देखेंगे आने वाले विधानसभा में भी पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इनको आदिवासी ऐसा छोड़ेंगे कि इनकी सफाला साफ हो जाएगी पूरे झारखंड पे। ये क्या बात करेंगे? महाराष्ट्र में आदिवासी नहीं थे, कहाँ चले गए इनका? महाराष्ट्र में भी तो अच्छे खासी सीट थी ना। महाराष्ट्र जी थोड़ा बता दीजिए महाराष्ट्र में कितना सीट है, मैं आपको काउंट करके बताता हूँ कि पूरे देश में बीजेपी में कितने ट्राइबल सांसद जीत के आए हैं। मेरे पास ज्यादा नहीं है, फाइनल कमेंट कीजिएगा। आपके पास शमशेर आलम जी फाइनल कमेंट कीजिएगा। 4 का 4 आने वाली विधानसभा में जिस तरह झारखंड के लोगों को लगा है, आदिवासियों को लगा है, आने वाली विधानसभा में बीजेपी के नामो निशान मिट जाएगी झारखंड में। ये लिख लीजिए आज। हाँ, जिस तरह से ठीक है, अशोक बड़ाई जी फाइनल कमेंट कीजिएगा। न्यूज फंडिंग आ रही है, अशोक बड़ाई जी हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं। अशोक बड़ाई जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि अब आने वाले समय में एक बार फिर से रणनीति पर विचार विमर्श करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल। हम लोग देखिए 5 सीट हारे हैं और हम लोग आत्मंथन कर रहे हैं, पार्टी भी बैठे हुए इससे, और झारखंड के आने वाले चुनाव में 28 बराबर कर ले, उससे हम लोग आत्मंथन करेंगे। और आने वाले 4-5 हैं। इसलिए आने वाले विधानसभा में जिस तरह राज्य के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस लोगों ने षड्यंत्र रख करके ईडी या सीबीआई लगा करके जो जेल में भेजे हैं, इससे पूरा पिक्चर दिखलाई देगी। आप 14 सीट नहीं जीतते, इस मुकाबले में नहीं रही। तो एक सीट था तो आपको 5 हो गया ना। आने वाले विधानसभा में आपको दिखलाई देगा। मात्र 2 सीट जीत कर आया है, तो इस मुकाबले में नहीं रही है। और हम लोगों ने 9 सीट। चलिए, समय मेरे पास नहीं। संजय पांडे जी, बहुत छोटा सा कमेंट। देखिए, आने वाले समय चुनौतियां निश्चित रूप से बीजेपी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति तीनों को है। इसलिए कि साख जो है कांग्रेस को ही बचानी है, बीजेपी मंथन में लगा हुआ है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब आने वाले समय में निश्चित रूप से जो आने वाला है, निश्चित रूप से तीनों पार्टियों के लिए बहुत ही चुनौतियां हैं। इस वक्त कहीं जी बिल्कुल, तो चुनौतियां सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं करना चाहूंगी। अशोक बड़ाई जी, शमशेर आलम जी और संजय पांडे जी। तो झारखंड में जिस तरह से लोकसभा के नतीजे सामने आए हैं और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव मुहाने पर खड़े हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जिन सीटों को गंवाया है बीजेपी ने, उसके आधार पर अब किस तरह की रणनीति और किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाएगा कि विधानसभा में एक बार फिर से जनता का विश्वास जीत सके, या फिर देखना ही होगा कि आने वाले समय में एक बार फिर से महागठबंधन की रणनीति काम आती है और कल्पना सोरेन जिस तरह से जनता के बीच पहुंची है, जनता एक बार फिर से कल्पना सोरेन की नजदीकियों और कल्पना सोरेन की राजनीति पर अपनी मुहर लगाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।